हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट, जिसमें दो सेक्शन में बटा हुआ है। रिसोर्सेस और ये सेक्शन ए में, और वहीं एनवायरनमेंट सेक्शन बी में है। और हम सेक्शन ए रिसोर्सेस के अंतर्गत यूनिट सेकेंड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिट्टियों के प्रमुख प्रकार एवं उनका वितरण, मेजर सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम आज बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय, ख़ास तौर पे मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन की। आइए हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की, मृदा निर्माण की। मिट्टी खनिज तथा जैव तत्वों का वह गत्यात्मक प्राकृतिक मिश्रण है जिसमें पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह धरातल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह एक नवीनीकरण अयोग्य संसाधन माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में एक लंबी अवधि लगती है। यद्यपि मिट्टी स्थलीय धरातल पर एक पतली परत के रूप में ही मौजूद है, फिर भी मूल प्राकृतिक संसाधन के रूप में यह मनुष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। वस्तुतः जैवमंडल में मिट्टी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्न स्थानों की मिट्टी में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अतः मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, उसके प्रकार का जो अध्ययन है, भूगोलवेत्ताओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टी कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का एक मिश्रण होता है। यह भूप्रकृति के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसमें जड़ और चेतन दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। खनिजों के कण, पौधों के सड़े अंश, कीटाणुओं तथा इनके जैविक पदार्थों पर पलने वाले अनगिनत जीवाणुओं से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। धरातल चट्टानों के अपक्षय जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं तथा कृमियों के बीच होने वाली आपसी क्रियाकलाप का अंतिम परिणाम होता है मिट्टी। इन भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक कार्यरत रहने से मिट्टी के परतों का निर्माण होता है। आइए जानते हैं परिभाषा। एच बेनेट क्या कहते हैं इस संबंध में? कहते हैं एच बेनेट, मृदा पृथ्वी तल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों से प्राप्त शैल चूर्ण एवं वनस्पति के योग से निर्मित होती है और संभवतः मिट्टी निर्माण के लिए अपक्षय द्वारा चट्टानों के टूटने और फूटने तथा छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होना आवश्यक हो जाता है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः जलवायु की दशा, वनस्पति तथा जैविक पदार्थों की उपलब्धता आदि तत्वों पर निर्भर करती है। हम बात करते हैं एन स्टालर क्या कहते हैं मृदा की परिभाषा के संबंध में। कहते हैं सजीव पदार्थ युक्त पौधों का पोषण करने वाला कर सकने वाली धरातल की प्राकृतिक परत को ही मृदा कहते हैं। बहुत ही सार्थक परिभाषा इन दोनों विद्वानों के माध्यम से यहाँ पर कही गई। और आइए हम बात करते हैं मृदा या मिट्टी के प्रकार की। सामान्यतः मिट्टी की संरचना, रंग, गहराई, जल ग्रहण क्षमता, संगठन, वायु, इसके पोषक तत्व आदि में एकरूपता नहीं पाई जाती है। और इस आधार पर हम देखते हैं तो इसको 6 प्रकार से इसको विभक्त कर दिया जाता है मृदा या मिट्टी को। पहला, मूल चट्टानों के अनुसार ग्रेनाइट मिट्टियाँ, लावा मिट्टियाँ, चूने की मिट्टियाँ आदि आती हैं।
वहीं दूसरे गुणों पर आधारित वर्गीकरण जैसे रंग के अनुसार भूरी, कत्थई, पीली, लाल, काली मिट्टियाँ, वातावरण के अनुसार रेतीली, दोमट, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, अम्लीय, क्षारीय मिट्टियाँ आदि। तीसरा, भौतिक स्थिति के आधार पर। इस आधार पर मिट्टियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थानीय मिट्टियाँ, दूसरा एकत्रित मिट्टियाँ और तीसरा स्थानांतरित मिट्टियाँ। ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ भौतिक स्थिति के अंतर्गत देखने को मिलती है। और चौथा, फिजियोलॉजिकल आधार पर मिट्टियों के प्रकार। मिट्टी का विकास चक्र, मिट्टी के जीवन चक्र को जब वर्गीकरण का आधार बनाया जाए तो उसे फिजियोलॉजिकल वर्गीकरण कहते हैं। इसे 3 वर्गों में पुनः विभक्त किया जा सकता है। पहला, नई मिट्टी, दूसरा विकसित मिट्टी और तीसरा है पुरानी मिट्टी। वहीं मिट्टियों का 5वें क्रम में मिट्टियों का कटिबंधीय वर्गीकरण और 6वें क्रम में उर्वरता के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण कर दिया गया है। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक स्थिति के अनुरूप हम मिट्टियों का वर्गीकरण, जो कि तीसरा है। चूँकि मूल चट्टानों गुणों का आधारित वर्गीकरण और भौतिक स्थिति के आधार पर हम बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरे क्रम में भौतिक स्थिति के बारे में। स्थानीय मिट्टी में हम चलेंगे। भौतिक के अंतर्गत पहले 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। स्थानीय मिट्टी, जिनका निर्माण अपक्षय और स्थानीय वनस्पतियों के सहयोग से होता है, इसे हम स्थानीय मिट्टी कहते हैं। वहीं दूसरी जो है एकत्रित मिट्टियाँ, यह भी एक प्रकार की स्थानीय मिट्टी ही है, लेकिन इसमें जैव तत्व की बहुलता होती है। तीसरा, स्थानांतरित मिट्टियाँ, यह मिट्टियाँ अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित मिट्टी इस वर्ग में आते हैं, जैसे जलोढ़ है, वायु है, हिमोड़ इत्यादि। और वहीं चौथे जो क्रम हम बात किए थे, फिजियोलॉजिकल आधार पर मिट्टियों के प्रकार। इस प्रकार में मिट्टी का जो विकास चक्र या मिट्टी के जो जीवन चक्र की बात जब होती है, तब उसको वर्गीकरण के आधार पर बनाया जाए तो उसे फिजियोलॉजिकल वर्गीकरण कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला नई मिट्टी के रूप में, दूसरा विकसित मिट्टी और तीसरा पुरानी मिट्टी, जो कि पहले बता चुका हूँ। आइए हम डिटेल में जाते हैं। नई मिट्टी, पहला यंग सॉइल। ऐसी मिट्टी अपरदन और अपक्षय के कारकों द्वारा मिट्टी निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में बनती है। यह अविकसित मिट्टी होती है, जिसमें कणों का गुंथन, जैविक तत्व और खनिजों का मिश्रण अव्यवस्थित होता है। नदियों द्वारा बाढ़ के क्षेत्र में निक्षेपित होने वाले मिट्टियाँ, जैसे नव जड़ोड़ मिट्टी, इसी वर्ग की मिट्टी है। लेटराइजेशन की प्रारंभिक अवस्था में बनी इस प्रकार की मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती हैं। दूसरा बात करते हैं हम विकसित मिट्टी की। डेवलप्ड सॉइल, पूर्ण विकसित मिट्टी उसे कहते हैं जिसके कणों का गुंथन, खनिजों की मात्रा और जैव तत्वों का मिश्रण मिट्टी में सुव्यवस्थित रूप से पाया जाता है। लंबी अवधि में इस प्रकार की मिट्टी विकसित हो पाती है, ऐसी मिट्टी उपजाऊ होती है। नदियों द्वारा विकसित मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तीसरा, पुरानी मिट्टी, ओल्डर सॉइल। लंबी अवधि तक प्रयोग में आने के बाद उसमें खनिज और जैव तत्वों को कृत्रिम आपूर्ति बंद हो जाने के बाद, अपक्षालन प्रक्रिया के अत्यधिक प्रभावित होने के बाद या अपक्षालन प्रक्रिया के अत्यधिक प्रभावित होने के बाद मिट्टी मृत प्राय हो जाती है, जिससे पोषक तत्व इसमें कम होते जाते हैं। इन पौधों को धारण करने में कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी बंजर भूमि को ही पुरानी मिट्टी कहते हैं। 5वां क्रम में हम जाएंगे मिट्टियों का कटिबंधीय वर्गीकरण। जलवायु, वनस्पति
से अधिक प्रभावित होने के कारण अधिकांश जलवायु कटिबंधों में एक विशेष गुणधर्म ग्रहण कर लेती हैं, चाहे उसकी मूल चट्टान एक ही क्यों न हो। अतः कटिबंधों के आधार पर मिट्टियों को दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है, पेडल्फर मिट्टियाँ और पेडोकॉल मिट्टियाँ। जलवायु और वनस्पति के दो कटिबंधों के मध्य सामान्यतः संक्रमणीय स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण कटिबंधीय मिट्टियों के गुणधर्म में काफ़ी अंतर आ जाते हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप इन्हें कटिबंधात्मक मिट्टी भी कहते हैं। छठवां और अंतिम मिट्टी के प्रकार में उर्वरता के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टी चाहे कैसे भी हो, यदि उसमें पौधों के पोषण की क्षमता यदि हो तो अच्छी समझी जाती भी है। उर्वरता के आधार पर मिट्टियों को 3 वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला अधिक उपजाऊ के रूप में, दूसरा मध्यम उपजाऊ के रूप में और तीसरा कम उपजाऊ मिट्टी के रूप में। उपर्युक्त वर्गीकरण से प्रकट हो जाता है कि मिट्टियों के जो भौतिक अध्ययन है, वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण है इनमें, जैसे मिट्टियों का कटिबंधीय वर्गीकरण और उर्वरता वर्गीकरण। कटिबंधीय वर्गीकरण एक साथ मिट्टी के गुणधर्म पर विशेष प्रकार की प्रक्रिया और वितरण प्रतिरूप को इंगित करता है। संभवतः उसमें अन्य आधारों के तत्व यथा नई पुरानी मिट्टी के तत्व भी आ जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी एक आधारभूत संसाधन होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख पॉइंट की ओर। विश्व की मिट्टियाँ और उनका वितरण। विश्व की मिट्टियाँ और उनका जो वितरण किया गया है, 10 प्रकार से मिट्टियों का वर्गीकरण इसमें किया गया है, जिसमें पहला है, हम पहले क्रम और उसका डिटेल से ही हम जाएंगे। पहला पोडजोल मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी प्रधानतः टैगा वनों के क्षेत्र में पाई जाती है, जहां लंबी अवधि तक तापमान नीचे रहता है। खासतौर पे यूरेशिया के उत्तरी भाग, नॉर्वे, स्वीडन से प्रारंभ होकर एक पेटी के रूप में या साइबेरिया के पूर्वी छोर तक फैली हुई है। आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में कनाडा के उत्तरी भाग और अलास्का के एक लघु भाग पर इसका विस्तार क्रम से। इस प्रकार की मिट्टी की जो गहराई है बहुत कम होती है पोडजोल मिट्टी की। दूसरे क्रम पर है पोडजोलिक मिट्टी। आइए जानते हैं। टैगा वन के दक्षिणी छोर पर, जहां चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति एवं अपेक्षाकृत अधिक तापमान और वर्षा की प्राप्ति होती है, मिट्टी का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। यहाँ जीवाणुओं की अधिकता के कारण मिट्टियों में जैवमंडल की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मिट्टी की सबसे खास बात यह है कि इसमें गहराई भी अधिक होती है। तीसरे क्रम में हम बात करें तो यह है पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी की। वर्षा और तापमान के बढ़ जाने से मिट्टी का अपक्षालन अधिक होता है, जिसके कारण यह सामान्य खनिज और जैव तत्वों वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का विकास पोडजोलाइजेशन और लेटराइजेशन दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। या खास तौर पे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी जो है विस्तारित अवस्था में देखने को मिलती है। चौथा है लेटराइट मिट्टी। यह खास तौर पे उष्णाद्र सघन वन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। अत्यधिक अपक्षालन के कारण इसके ऊपरी स्तर में लौह एवं एल्यूमिनियम के बड़े कणों की सर्वाधिक उपस्थिति पाई जाती है। बड़े कण वाली इस मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। इसमें जैव अंश भी कम होता है, लेकिन ढलुई भूमि पर यह बहुत पतली होती है। पांचवा है चरनोज़्म मिट्टी। घास प्रधान क्षेत्रों में विकसित होने के कारण इस मिट्टी में जैव पदार्थ की जो प्रधानता होती है, साथ ही इसमें नाइट्रोजन की भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है हमें। इसमें काली मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप जान रहे होंगे। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं, या कपास्ट्री मिट्टी, या पूर्ण विकसित मिट्टी है। छठवां है चरनोज़्मिक
मरुस्थलीय मिट्टी या खासतौर पे स्टेपी घास प्रदेश की मिट्टी होती है। घास और कम वर्षा के परिवेश में विकसित यह मिट्टी भूरे रंग की होती है। कोशिका क्रिया के कारण मिट्टी की ऊपरी स्तर में चूने की प्रधानता होती है तथा जैव तत्व बहुत ही कम होता है। क्योंकि घास बहुत छोटी और लघु अवधि तक जिंदा रहती है, ये सैनोज़मिक मरुस्थलीय मिट्टी है। 7वां क्रम में मरुस्थलीय मिट्टी आती है। आइए डिटेल में जाते हैं। उष्ण शुष्क मरुस्थलों में विकसित इस प्रकार की मिट्टी बहुत कम गहरी होती है। इसके स्तर अविकसित अवस्था में होते हैं। इसमें जैव तत्व की कमी होती है या अनुपजाऊ मिट्टी है। 8वां टुंड्रा मिट्टी। अत्यधिक ठंड में टुंड्रा मिट्टी का विकास न्यूनतम हो जाता है। मिट्टी की मोटाई न्यूनतम होती है। इसमें खनिज और जैव पदार्थ दोनों ही कम होते हैं। यहाँ अधिकांश समय बर्फ़ जमी रहती है। ये टुंड्रा वाली मिट्टी की बात है। एक खास विशेषता ये है। 9वां जलोढ़ मिट्टी। नदी अपर्दन और निक्षेपण से विकसित इस प्रकार की मिट्टी अत्यधिक गहरी, पूर्ण गुंथित तथा जैव एवं खनिजों से युक्त होती है। इसमें नई जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़ निक्षेपण अति महत्वपूर्ण होता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी, 9वें क्रम में जो हम बात कर रहे हैं। और 10वां और आखिरी क्रम जो है ये है विविध वर्गीय मिट्टियों का। इस प्रकार की मिट्टियों में ढालों एवं पठारों पर विकसित होने वाली मिट्टियों को रखा गया है, जो बहुत कम विकसित होती है और मोटाई भी बहुत कम लिए होती है। इसमें पोषक तत्व की भी कम मात्रा हमें देखने को इसमें मिलती है। ये विश्व की मिट्टियाँ और उनका वितरण इस प्रकार से रहा। ये 10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। हम इस प्रकार देखें आज कि मिट्टियों के प्रमुख प्रकार एवं उनका वितरण। सबसे पहले हमने बात की है परिचय, मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन की परिभाषा 2 विद्वानों के माध्यम से, H.S. बेनेट, A.N. स्ट्राहलर। और तीसरा मृदा या मिट्टी के प्रकार। और चौथा पॉइंट विश्व की मिट्टियाँ और उनका वर्गीकरण 10 प्रकार से किया गया था। निश्चय ही आज का यह ऑडियो आपको अच्छा लगा होगा और निश्चय ही ये आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। और आप सबको सुनने की